हेलो डियर फ्रेंड्स, बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर के पैथोफिजियोलॉजी सेशनल एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 मार्क्स क्वेश्चंस। अगर आप लास्ट मिनट प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज सेल इंजरी। सेल इंजरी क्या होता है? तो सेल इंजरी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सेल की स्ट्रक्चर या फंक्शन में चेंजेस आ जाते हैं ड्यू टू स्ट्रेसेस, मतलब तनाव। कोशिका में कोई तनाव बाहर से आ जाए तो उसके कारण कैसे सेल रिएक्ट करती है, कैसे सेल इंजरी होती है। और अगर इंजरी ज़्यादा सीवियर हो जाए, मतलब ज़्यादा खतरनाक हो जाए, तो सेल डेथ भी हो सकती है। ये है सेल इंजरी। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर कॉजेज ऑफ सेल इंजरी। आंसर है, सेल इंजरी के मेजर कॉजेज हैं हाइपोक्सिया, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन की कमी, और इस्चेमिया मतलब खून की कमी, ब्लड की कमी, और इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स, माइक्रोबियल एजेंट्स, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, जेनेटिक डीअरेंजमेंट्स, फिजिकल एंड केमिकल एजेंट्स, और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन को कैल्शियम डिपॉजिट्स भी कहा जाता है। ये एक प्रोसेस है जिसमें कैल्शियम बॉडी टिश्यूज़ में बिल्डअप होने लगते हैं, जिसकी वजह से टिश्यूज़ हार्ड हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, शॉर्ट नोट ऑन होम्योस्टेसिस। ये आपने अपने बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा। ये कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक, ये सेकंड सेमेस्टर में भी आता है। तो दोस्तों, होम्योस्टेसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट बॉडी के बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के इक्वल हो जाता है, मतलब कांस्टेंट हो जाता है। ये बॉडी ऑर्गन्स और सिस्टम को प्रॉपरली फंक्शन करने में हेल्प करता है। तो दोस्तों, अब अपन देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें अब अपन को पूछा गया डिफाइन अस्थमा, कि अस्थमा को डिफाइन करो, क्या होता है अस्थमा। तो अस्थमा इज डिफाइंड एज अ क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ एयरवेज दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज्ड रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री टू अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्टिमुली। अब इसको हिंदी में समझते हैं। अस्थमा एक क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है। क्रॉनिक मीन्स जो बहुत ही लंबे समय से कोई बीमारी चली आती है उसको क्रॉनिक बोलते हैं। तो अस्थमा एक लंबे समय से चली आ रही बीमारी होती है, इन्फ्लामेटरी डिजीज़ होती है जो एयरवेज को अफेक्ट करती है। इस कंडीशन में ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री डिफरेंट स्टिमुलाई के लिए ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। अब अपन क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्लिनिकल साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन इज डिफाइंड एज द लोकल रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी टू इंजरी caused by different types of agents. It is considered as the body's defense mechanism. Clinical signs of inflammation are rubor, मीन्स रेडनेस, वहाँ पे लाल लाल निशान पड़ जाता है, उसको र्यूबर बोलते हैं। वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, मीन्स वहाँ पे सूजन हो जाती है, उसको ट्यूमर बोलते हैं। वहाँ पे हीट, बहुत ज़्यादा गर्मी सी महसूस होती है, जिसको कैलोर बोलते हैं। तो वहाँ पे बहुत दर्द होता है, पेन होता है, जिसको डॉलर बोलते हैं। और वहाँ पे लॉस ऑफ फंक्शंस हो जाता है, एंड मतलब वहाँ पे उसका जो फंक्शंस होता है, उसका जो काम होता है, वो एक तरीके से बंद हो जाता है। तो दोस्तों, अब अपन देखते हैं अपना नेक्स्ट मेन क्वेश्चन, जो है सेल इंजरी। पूरा टॉपिक है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझिए। आप ऐसे शुरू करें। दोस्तों सोचिए, हमारी बॉडी की सेल्स एक छोटी फैक्ट्री की तरह है जो लगातार काम करती है। जब इन पर कोई स्ट्रेस, प्रेशर आता है तो ये उससे लड़ने की कोशिश करती है। अगर स्ट्रेस ज़्यादा हो जाए तो फैक्ट्री डैमेज हो जाती है। इसे ही हम सेल इंजरी कहते हैं। सेल इंजरी को 2 बड़े टाइप से होते हैं। इसे आप एक रबर बैंड के एग्जांपल से समझ सकते हैं। रिवर्सिबल इंजरी जो ठीक हो सकती है, उसको रिवर्सिबल इंजरी कहते हैं। जैसे एक रबर बैंड को थोड़ा खींचो और छोड़ो तो वो वापस अपनी शेप में आ जाता है। वैसे ही अगर सेल पर स्ट्रेस कम है तो सेल थोड़ी स्वेल हो जाती है, सूज जाती है, लेकिन स्ट्रेस हटते ही नॉर्मल हो जाती है। ये होता है रिवर्सिबल इंजरी। अब
इरिवर्सिबल इंजरी भी होती है जिसमें जो ठीक ना हो सके तो इसकी सेल की डेथ ही हो जाती है। लेकिन अगर आप रबर बैंड को इतना ज़ोर से खींचो कि वह टूट जाए तो वो वापस नहीं जुड़ सकता। इसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहते हैं। इसके बाद सेल की मौत, डेथ हो जाती है। इसके दो रास्ते होते हैं, नेक्रोसिस। क्या? नेक्रोसिस। ये एक ऐसी मौत है जैसे एक्सीडेंट जिसमें सेल फट जाता है और आसपास सूजन, इन्फ्लामेशन फैलाता है। दूसरा होता है एपोप्टोसिस। ये एक क्लीन मौत है, सुसाइड की तरह, जिसमें सेल प्लान करके खुद को ख़त्म कर लेता है बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। अब अपन पढ़ेंगे सेल अडेप्टेशन। सेल अडेप्टेशन सेल का बदलाव है। जब स्ट्रेस बहुत खतरनाक नहीं होते लेकिन लंबे समय तक चलता है तो सेल खुद को ज़िंदा रखने के लिए बदल लेता है। इसके 4 मुख्य तरीके हैं, एट्रोफी, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेसिया और मेटाप्लेसिया। एट्रोफी मतलब छोटा होना। अगर आप अपना हाथ प्लास्टर में बांध दें और उसे ना यूज़ करें तो मसल सेल्स छोटी हो जाती हैं क्योंकि यूज़ नहीं तो ज़रूरत नहीं। दूसरा हाइपरट्रोफी, बड़ा होना। जिम जाने वालों की मसल्स बड़ी हो जाती हैं, सेल्स का साइज बढ़ जाता है ताकि वो ज़्यादा वजन उठा सकें। इसे हाइपरट्रोफी से समझ सकते हैं। दूसरा आता है हाइपरप्लेसिया। इसे भी मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। इसका मेन मोटो है गिनती बढ़ाना, जैसे समझते हैं। यहाँ सेल का साइज नहीं बढ़ता बल्कि सेल्स की संख्या, नंबर बढ़ जाती है। जैसे चोट लगने पर नई सेल्स जल्दी जल्दी बनती हैं। चौथा आता है मेटाप्लेसिया। मेटाप्लेसिया मतलब रूप बदलना। ये सबसे इंटरेस्टिंग है, चलो समझते हैं। स्ट्रेस से बचने के लिए सेल अपना टाइप ही बदल लेती है। जैसे सिगरेट पीने वालों के फेफड़ों, लंग्स की नाजुक सेल्स मजबूत सेल्स में बदल जाती है ताकि धुएं को झेल सकें। दोस्तों अब अपन समझते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी हार्ट अटैक तब होता है जब दिल की ब्लड सप्लाई अचानक रुक जाती है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, हमारे हार्ट को भी ऑक्सीजन और खून चाहिए होता है। जब हार्ट की आर्टरी जो धमनी होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल की लेयर जम जाती है और उसमें क्लॉट बन जाता है, मतलब थक्का बन जाता है, तो ब्लड फ्लो मतलब रक्त का जो ब्लड का अपना जो फ्लो होता है वो ब्लॉक हो जाता है। फिर हार्ट का कुछ हिस्सा डैमेज होने लगता है। इसके मेन सिम्टम्स होते हैं सीने में तेज दबाव या पेन मतलब दर्द, सीने में तेज दर्द होना, जो लेफ्ट हैंड जो उल्टे हाथ गार्डन या जॉ तक जा सकता है। साथ में पसीना आ सकता है, घबराहट हो सकती है और सांस फूलना भी हो सकता है। स्मोकिंग, जब सिगरेट पी जाती है, बीपी, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रेस और मोटापा इसका रिस्क बढ़ाते हैं। डॉक्टर ईसीजी और ट्रोपोनिन ब्लड टेस्ट से कंफर्म करते हैं। ट्रीटमेंट में जल्दी से एस्पिरिन, ऑक्सीजन और ब्लड आर्टरी को खोलने की कोशिश की जाती है, कभी मेडिसिन से और कभी एंजियोप्लास्टी से। इसलिए एक लाइन हमेशा याद रखो, टाइम इज़ मसल। जितनी जल्दी ट्रीटमेंट मिलेगी उतना ज़्यादा हार्ट बच जाएगा। तो दोस्तों अब अपन आज का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपना, जो है कंजस्टिव हार्ट फेलियर। कंजस्टिव हार्ट फेलियर यानी CHF, कंजस्टिव हार्ट फेलियर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें दिल बॉडी की ज़रूरत के हिसाब से ब्लड पंप नहीं कर पाता। सिंपल लैंग्वेज में समझो, दिल कमज़ोर हो जाता है, इसलिए बॉडी में खून और पानी जमा होने लगता है। अगर लेफ़्ट साइड वीक हो तो लंग्स मतलब फेफड़ों में पानी भरने लगता है जिससे सांस फूलती है, और अगर राइट साइड वीक हो तो पैरों में सूजन और पेट में पानी आ सकता है। इसके कॉमन कॉजेज़ हैं बीपी, हार्ट अटैक, डायबिटीज़, स्मोकिंग और हार्ट की पुरानी बीमारियां। सिम्टम्स में सांस चढ़ना, जल्दी थकना, पैरों में स्वेलिंग, रात में सांस की दिक्कत और वीकनेस होती है। डॉक्टर ईसीजी, 2D इको और ब्लड टेस्ट से डिजीज़ कंफर्म करते हैं। ट्रीटमेंट में कम नमक, रेगुलर मेडिसिन, एक्सरसाइजेस और लाइफस्टाइल चेंज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं।
एक लाइन याद रखो, वीक हार्ट को सपोर्ट और प्रॉपर ट्रीटमेंट दोनों ज़रूरी होते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा क्विक रिवीजन वीडियो जिसमें अपन ने 2 मार्क्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, सेल इंजरी, मायोकार्डियल इन्फेक्शन और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जैसे टॉपिक्स कवर किए हैं। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये डायरेक्टली आपके सेकंड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी सेशनल एग्ज़ाम्स के लिए थी। उम्मीद है कि अब आपको दोनों टॉपिक्स इजीली लैंग्वेज में क्लियर हो पाए होंगे। कॉजेज, सिम्टम्स, पैथोफिजियोलॉजी और ट्रीटमेंट सब शॉर्ट और सिंपल वे में समझ आ गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करो और एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। याद रखो, कंसेप्ट क्लियर होगा तो एग्ज़ाम भी ईजी लगेगा।